नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय स्टेशनरी बाजार की। करीब 4,000 करोड़ का मार्केट है ये। हाँ, काफी बड़ा है। और सालों तक हम सबने दो ही नाम सुने, नटराज और अप्सरा। घर घर में वही पेंसिल हैं। बिल्कुल, बचपन से वही देखते आए हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है, डॉम्स। हाँ, डॉम्स ने काफी तेजी से अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कैसे? मतलब ये अचानक तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास डॉम्स की इस यात्रा पर कुछ जानकारियां हैं, कुछ स्रोत हैं, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि गुजरात की ये कंपनी भारत की नंबर 1 पेंसिल ब्रांड कैसे बन गई। हाँ, देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1976 में वलसाड, गुजरात से। तब नाम आरआर इंडस्ट्रीज था। अच्छा, डॉम्स ने? नहीं, डॉम्स नाम बाद में आया और फिर उन्होंने पूरा फोकस स्टेशनरी पर कर दिया। और उनकी जो बुनियाद थी वो 3 चीजों पर थी। क्वालिटी अच्छी हो, दाम किफायती हो और डिजाइन आकर्षक हो। अच्छा, क्वालिटी की बात करें तो नटराज और अप्सरा की पेंसिलें भी तो मजबूत होती थी। मतलब सालों का भरोसा था उन पर। डॉम्स ने क्या अलग किया इसमें? देखिए, उन्होंने क्वालिटी को सिर्फ मजबूती से नहीं देखा, उन्होंने उसे अनुभव से जोड़ा। अनुभव? पेंसिल में अनुभव? हाँ, मतलब पेंसिल का ग्राफाइट तो मजबूत था ही, लेकिन उन्होंने लकड़ी पर भी ध्यान दिया। ऐसी लकड़ी इस्तेमाल की जिससे शार्पनिंग एकदम स्मूथ हो, कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ये छोटी बात लगती है, पर बच्चों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, लिखते वक्त और शार्पन करते वक्त दोनों में एक अच्छा फील आए, ये उनका लक्ष्य था। ये छोटी चीजें पेरेंट्स नोटिस करते हैं। सही बात है। और फिर आपने कहा डिजाइन, वो चमकीले रंग, अलग तरह की पैकेजिंग, इसका कितना असर हुआ? अरे, बहुत बड़ा असर। बच्चों के लिए स्टेशनरी सिर्फ जरूरत की चीज नहीं है। हाँ, वो तो एक तरह से खिलौना भी है उनके लिए। बिल्कुल, उन्हें वो चीज अच्छी लगनी चाहिए। डॉम्स ने ये बात समझी। उन्होंने वाइब्रेंट कलर्स, कार्टून कैरेक्टर्स, इनका इस्तेमाल किया। अच्छा। पैकेजिंग ऐसी बनाई कि हाथ में लेते ही कुछ अलग लगे, थोड़ा प्रीमियम सा एहसास हो, भले ही दाम ज्यादा ना हो। इसने बच्चों को सीधे अपील किया। दिलचस्प है। लेकिन क्या सिर्फ पेंसिल बेचना काफी नहीं था? उन्होंने तो पूरी रेंज बना दी, क्रेयॉन, स्केच पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, आर्ट सप्लाईज भी। क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं था? फोकस हट जाने का डर? ये एक सोची समझी रणनीति थी मेरे ख्याल से। देखिए, पेंसिल से उन्होंने पहले भरोसा बनाया। हाँ, वो तो कोर प्रोडक्ट था। बिल्कुल, जब वो चल गया तब धीरे धीरे उन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स जोड़े। इससे हुआ ये कि वो एक वन स्टॉप शॉप जैसे बन गए। अच्छा, मतलब पेरेंट्स को एक ही जगह सब मिल जाए। हाँ, बच्चों की स्टेशनरी की ज्यादातर जरूरतें एक ही ब्रांड के नीचे पूरी हो जाए। इससे ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ी और दुकानों में उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ी। सही है, शेल्फ पर ज्यादा जगह मिली। बिल्कुल, जोखिम तो होता है, पर उन्होंने इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया। और फिर इन सबको दुकानों तक पहुंचाना, भारत जितना बड़ा देश है, ये भी तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यही उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम आया। कितना बड़ा है उनका नेटवर्क? आज की तारीख में उनके प्रोडक्ट्स छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक लगभग 10 लाख से ज्यादा दुकानों में मिलते हैं। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये आंकड़ा ही बताता है कि उनकी पहुंच कितनी गहरी है। उनका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन ये पक्का करता है कि उनके प्रोडक्ट्स हर जगह मौजूद हों। मार्केटिंग पर भी उन्होंने काफी ध्यान दिया लगता है। डिजिटल एड्स, टीवी, स्कूल प्रोग्राम्स। हाँ, उन्होंने डिजिटल मीडिया को जल्दी पहचान लिया। यूट्यूब, सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए मजेदार एड्स बनाए। साथ ही टीवी एड्स तो थे ही, और स्कूलों में वर्कशॉप्स, आर्ट कंपटीशन वगैरह करके जमीनी स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स था। और फिर वो इटली की कंपनी फेला के साथ पार्टनरशिप, वो क्यों जरूरी थी? नेशनल मार्केट्स में एंट्री मिली, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टैंडर्ड सीखने को भी मिले। तो एक तरह से ग्लोबल एक्सपोजर मिला। बिल्कुल। और इस सब का नतीजा शायद हमने 2023 के उनके आईपीओ में देखा। काफी सफल रहा था वो। हाँ, जबरदस्त सफल रहा। वो सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं थी, वो निवेशकों के भरोसे का सबूत था। क्या मतलब? मतलब ये कि इन्वेस्टर्स अब सिर्फ पुराने स्थापित नामों पर ही भरोसा नहीं कर रहे। वो डॉम्स जैसी कंपनियों पर भी दांव लगाने को तैयार हैं, जो तेजी से बढ़ रही हैं, जिनकी ब्रांडिंग मॉडर्न है और जो नई पीढ़ी से जुड़ पा रही हैं। और आज उनका मार्केट शेयर कितना होगा अंदाजन? करीब 35 से 40% के बीच बताया जाता है, जो नटराज, अप्सरा के साथ साथ फेबर कास्टेल, कैमलिन जैसे बड़े ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे रहा है। तो मतलब
नंबर 1 बन चुके हैं वो। हाँ, पेंसिल सेगमेंट में तो वो लीडर हैं। तो अगर इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? क्या सबक है यहाँ? मेरे हिसाब से पहली बात तो वही, क्वालिटी को सिर्फ मजबूती नहीं बल्कि अनुभव से जोड़ना। हाँ, वो स्मूथ शार्पनिंग वाली बात। बिल्कुल। दूसरा, बच्चों को समझना, उनके लिए आकर्षक डिजाइन और पैकेजिंग बनाना, वो रंगों का खेल। सही। तीसरा, सिर्फ एक प्रोडक्ट पर ना टिके रहना, धीरे धीरे सही प्रोडक्ट्स जोड़कर रेंज बढ़ाना। चौथा, एक बहुत मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना। हाँ, वो 10 लाख दुकानें। और आखिर में मार्केटिंग, सही ऑडियंस तक पहुंचना, चाहे वो डिजिटल हो या जमीनी स्तर पर। तो एक तरह से डॉम्स ने पारंपरिक बिजनेस के उसूलों को नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मार्केटिंग के साथ मिला दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पेंसिल कंपनी की कहानी नहीं है, ये तो एक केस स्टडी है कि कैसे एक लोकल भारतीय ब्रांड भी ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना सकता है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना, कौन सा? कि क्या भारत के जो दूसरे पारंपरिक ब्रांड्स हैं, जो शायद अभी भी पुराने तरीकों से चल रहे हैं, क्या वो भी डॉम्स की तरह इनोवेशन, नई ब्रांडिंग, नई मार्केटिंग अपनाकर आज की पीढ़ी का दिल जीत सकते हैं? खासकर तब जब बाहर की कंपनियों से कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या वो बदलेंगे या पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है आने वाले समय के लिए।